नमस्कार दोस्तों। मेड डिवाइस सर्कल की एजुकेशनल वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि पैथोलॉजी लैब में डे टू डे यूज होते हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज एनामो लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। तो आइए दोस्तों, हम टाइम वेस्ट किए बगैर सीधे हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में एंटर करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो स्क्रीन आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। जैसे कि मैंने कहा कि हम केवल क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि पैथोलॉजी लैब में डे टू डे यूज होते हैं। ये जो पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज है ये 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने फोटोमेट्री के बारे में डिस्कस किया, जहां पे हमने ये सीखा कि वेवलेंथ क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है और उसको हम पैथोलॉजी लैब में किस तरीके से यूज करते हैं। कलर कलरीमीटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या अंतर होता है। ये सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। सेकेंड मॉड्यूल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एंजाइम्स को हम किस तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज करते हैं, जो कि हमारे पैथोलॉजी लैब के लाइफ में डे टू डे में यूज होते हैं। पिछले वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने ये सीखा था कि एंजाइम का रोल क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में और एंजाइम की एक्टिविटी किन फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पैथोलॉजी लैब में परफॉर्म किए गए क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं और उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम जानें कि पैथोलॉजी लैब में कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, हम क्विकली 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं एंजाइम्स के बारे में। दोस्तों, हमने पहले ये देखा था कि एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है। जनरली एंजाइम प्रोटीन होते हैं और ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। कैटलिस्ट मतलब ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे रिएक्शन में भाग लिए बगैर। दोस्तों, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, तो ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का जो काम करते हैं वो एंजाइम्स करते हैं। और एंजाइम कभी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ये केवल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। किस तरीके से एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं? एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहां पर एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और फिर प्रोडक्ट के साथ डिसोसिएट होकर के प्रोडक्ट्स को सॉल्यूशन में रिलीज किया जाता है। दोस्तों, हमने ये भी सीखा कि एंजाइम्स क्योंकि रिएक्शन में भाग नहीं लेते, इसीलिए एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को नापना हमारे लिए कोई फायदे का नहीं है। क्योंकि रिएक्शन से पहले भी एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन जितना था, रिएक्शन के बाद भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होता है। इस वजह से बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज में जो बीमारियां होती हैं, वो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जहां पर एनालाइट के कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि डायबिटीज में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी या एंजाइम की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा हो जाती है। क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट है और वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते, इसीलिए एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ही सेम मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि बीमारी के केस में जिस स्पीड से रिएक्शन करना था एंजाइम को, वो स्पीड उसकी कम या ज्यादा हो जाती है। इसीलिए एंजाइम्स के केस में हम उसकी स्पीड मेजर करते हैं, ना कि उसका कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम की स्पीड को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम एंजाइम एक्टिविटी भी कहते हैं या फिर उसे एंजाइम काइनेटिक्स भी कहते हैं। एंजाइम एक्टिविटी के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि एंजाइम सिर्फ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम केवल ग्लूकोज के ऊपर ही एक्ट करेगा। इसीलिए हम एंजाइम्स को हमारे डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स के अंदर भी डालते हैं जो कि हमारे किट का हिस्सा बनते हैं। एंजाइम एग्जैक्टली क्या करता है? एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है।
तो इवन सिस्टम में अगर कम एनर्जी है तो भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम की एक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं। किस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि या तो हम सबस्ट्रेट कितना कंज्यूम हो रहा है पर मिनट, हम उसे भी मेजर कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है पर मिनट, हम उसे भी मेजर कर सकते हैं। यहां पर मिनट इंपॉर्टेंट है कि 1 मिनट में कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ या 1 मिनट में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ये दो तरीके से हम एंजाइम की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है। हमने ये भी देखा कि 5 ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं पैथोलॉजी लैब में जो कि हमारे लिए रेलेवेंट है, जिसकी वजह से एंजाइम की स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है। पहली चीज है कि किस पीएच पे एंजाइम अपना काम कर रहा है। जब रिएक्शन सिस्टम का पीएच बदल जाता है तो एंजाइम का स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बफर का आयोनिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ कम या ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, तो वो एंजाइम की स्पीड पे उसका असर करती है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से रिएजेंट और सैंपल का रेशियो क्यों इतना जरूरी होता है, और रिएजेंट टू सैंपल रेशियो किस तरीके से एंजाइम की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। हमने ये भी सीखा कि एब्जॉर्बेंस को नोट करने का जो टाइमिंग है हमारा, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से इंक्यूबेशन का टाइम और रिएक्शन का टाइम क्यों इतना जरूरी होता है, क्योंकि इससे एंजाइम की स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है। हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से टेम्परेचर का रोल होता है एंजाइम की स्पीड के अंदर। यदि अगर टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर कम हो गया तो उससे एंजाइम की स्पीड किस तरीके से कम या ज्यादा होती है, और इसीलिए फ्लो सेल का टेम्परेचर क्यों इतना जरूरी होता है। अगर आपको ये सब चीजों के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये डिटेल में जानेंगे कि बायोकेमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। जनरली पैथोलॉजी लैब में बायोकेमिकल रिएक्शन के 3 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला टाइप को हम कहते हैं एंड पॉइंट रिएक्शन। दूसरे टाइप को हम कहते हैं काइनेटिक रिएक्शन। कुछ लोग काइनेटिक रिएक्शन को रेट रिएक्शन भी कहते हैं। और तीसरा हमारा टाइप है जिसे हम कहते हैं फिक्स टाइम रिएक्शन या 2 पॉइंट रिएक्शन। 2 पॉइंट रिएक्शन काइनेटिक रिएक्शन का ही एक हिस्सा है। आइए हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये तीनों रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एंड पॉइंट रिएक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ बीमारियां इस वजह से होती है क्योंकि एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज पता लगाने के लिए हम ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन या तो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। तो जब हमें ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, हम पैथोलॉजी लैब में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएजेंट ऐड करते हैं और उसके अंदर हम पेशेंट का सैंपल ऐड करते हैं। जब हम रिएजेंट और पेशेंट का सैंपल मिक्स करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होता है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता है वैसे वैसे वो कलर पैदा करता है, और उस कलर को हम एक एनालाइजर के अंदर मेजर करते हैं। फ्रेंड्स, क्या हमें सारे के सारे ग्लूकोज को कलर में कन्वर्ट होने का इंतजार करना चाहिए? आंसर इज यस। क्योंकि अगर हम कलर का मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो मेजरमेंट अगर पूरे रिएक्शन को कंप्लीट होने से पहले अगर हम ले लेंगे तो जितना कलर फॉर्म होना चाहिए था उतना कलर फॉर्म नहीं हुआ होगा। और इसकी वजह से जब कलर कम फॉर्म होगा तो उसकी ओडी भी कम आएगी। जब ओडी कम आएगी तो हम कॉन्सेंट्रेशन में भी ये सोचेंगे कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है पेशेंट के अंदर। लेकिन एक्चुअली में ये बात सही नहीं है। पेशेंट के अंदर ग्लूकोज तो अवेलेबल था, वो ग्लूकोज रिएक्शन कर भी रहा था और कलर पैदा भी कर रहा था, लेकिन हमने वो पूरा कलर फॉर्म होने तक इंतजार नहीं किया। यदि अगर हम इंतजार करते तो सेम पेशेंट का हमें करेक्ट वैल्यू पता चल जाती ग्लूकोज की। इसी चीज को हम इस ग्राफ में भी समझ सकते हैं। हमने एक ग्राफ में
टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और एब्जॉर्बेंस को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, तो हमने ये देखा कि जो हमारा 0 सेकेंड है, 0 सेकेंड मतलब जब रिएजेंट के अंदर सैंपल ऐड किया जाता है और रिएक्शन यहां से स्टार्ट होता है, इस चीज को हम 0 सेकेंड कहते हैं। तो जब 0 सेकेंड स्टार्ट होता है तब उसमें कोई कलर पैदा नहीं हुआ होता, इसलिए उस सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस भी करीब करीब जीरो ही आता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और रिएक्शन कंप्लीट होती जाती है, वैसे वैसे ज्यादा कलर फॉर्म होता है। तो जब कलर डेवलप होता है तो वैसे वैसे उसकी एब्जॉर्बेंस भी बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक हमने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे उसकी एब्जॉर्बेंस भी बढ़ती गई, क्योंकि वो कलर अभी भी डेवलप हो रहा था। लेकिन जब ये वाला पॉइंट अचीव हुआ, इस पॉइंट पे जब हम टाइम इंक्रीज भी कर देंगे तो इससे हमारी एब्जॉर्बेंस इंक्रीज नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि जितना कलर डेवलप होना था उतना कलर अब डेवलप हो चुका है। मतलब कि सैंपल के अंदर जितना भी ग्लूकोज अवेलेबल था वो सारा ग्लूकोज कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब और ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है कलर के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। इस पॉइंट को हम कहते हैं एंड ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि अब इससे ज्यादा कलर डेवलप नहीं होने वाला। तो जो हम मेजर करते हैं एब्जॉर्बेंस, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मेजर करते हैं। तो क्योंकि जो हमारा मेजरिंग पॉइंट है वो रिएक्शन के एंड में होता है, इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम एंड पॉइंट रिएक्शन कहते हैं। यहां पर हम केवल एक ही एब्जॉर्बेंस का मेजरमेंट ले रहे हैं, एक ही बार मेजरमेंट ले रहे हैं, और वो मेजरमेंट हम रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद ले रहे हैं। मशीन क्या करती है? मशीन सबसे पहले एक फैक्टर को कैलकुलेट करती है। ये बियर लैम्बर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में देखा था। फैक्टर को मशीन किस तरीके से कैलकुलेट करेगी? हम हमेशा पेशेंट सैंपल के साथ पहले एक स्टैंडर्ड की ट्यूब लगाते हैं। स्टैंडर्ड मतलब हमारा नॉन वैल्यू सैंपल है। तो यहां पर मशीन क्या करती है कि स्टैंडर्ड का या नॉन वैल्यू सैंपल का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको उसके एब्जॉर्बेंस के साथ में डिवाइड करती है। यानी जो हमारा स्टैंडर्ड का ट्यूब है उसमें भी हम कलर डेवलप करेंगे और पेशेंट के सैंपल वाला ट्यूब में भी हम कलर डेवलपमेंट करेंगे। दोनों ही ट्यूब में हम रीडिंग लेंगे कलर डेवलप होने के बाद। जब स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में कलर 100% डेवलप हो चुका होगा, उसके बाद हम उसका रीडिंग लेंगे तो हमें उसकी ओडी मिलेगी। उस ओडी को उसके कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड किया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है फैक्टर। ये काम हमारी मशीन करती है। उसके बाद जब हम पेशेंट सैंपल का भी ओडी लेते हैं तो ओडी जो हमें प्राप्त होती है उसको केवल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और उससे हमें पेशेंट के सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एंड पॉइंट रिएक्शन। और कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल अगर हमें पता लगाना है पेशेंट सैंपल में, या ट्राइग्लिसराइड, एल्बुमिन, टोटल प्रोटीन, इस टाइप के पैरामीटर्स अगर हमें पता लगाने हैं पेशेंट सैंपल से, तो हम ये मेथड यूज करते हैं, जहां पर हम इंक्यूबेशन पूरा होने देते हैं। जितना कलर फॉर्म होना है वो कलर हम पहले फॉर्म होने देते हैं। उसके बाद हम एक ही बार में मेजरमेंट लेंगे एब्जॉर्बेंस का। इसका थोड़ा उल्टा होता है काइनेटिक रिएक्शन के अंदर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, काइनेटिक रिएक्शन ज्यादातर एंजाइम एक्टिविटी को पता लगाने के लिए होता है, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी हम तभी पता लगा सकते हैं जबकि रिएक्शन प्रोसेस में है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तब क्या एंजाइम एक्टिविटी कर रहा होगा? ना, आंसर इज नो। तो जब हमें एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में पता लगाना है तो हम इंतजार नहीं कर सकते कि वो रिएक्शन पूरा कर दे और उसके बाद हम एक्टिविटी पता लगाएं। नहीं, हमें एंजाइम की एक्टिविटी तब पता लगानी है जब एंजाइम रिएक्शन को कर रहा होता है। इसीलिए हम रिएक्शन के वेट होने का इंतजार नहीं करते, पूरा होने का इंतजार नहीं करते। हम रिएक्शन, चलते रिएक्शन के बीच में उसके मेजरमेंट को लेते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है काइनेटिक रिएक्शन।
क्योंकि हमने पहले समझा था कि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा नहीं होता, एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज्यादा होती है। और एंजाइम की एक्टिविटी को नापने के दो तरीके होते हैं जो हमने पहले समझा था। पहला तरीका होता है कि या तो हम सबस्ट्रेट कितना कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में पर मिनट, या तो हम वो मेजर करें, या तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में पर मिनट, हम उसे मेजर करें। और यही हमारे दो प्रकार के काइनेटिक रिएक्शंस होते हैं, एक को कहते हैं हम डिक्रीजिंग काइनेटिक रिएक्शन और एक को कहते हैं हम इंक्रीजिंग काइनेटिक रिएक्शन। जब हम सबस्ट्रेट के रिडक्शन को मेजर करते हैं, यानी कितना सबस्ट्रेट रिएक्शन में भाग ले चुका है, जब हम उसे मेजर करते हैं तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिक्रीजिंग काइनेटिक रेट रिएक्शन कहते हैं। जब हम प्रोडक्ट कितना बना, जब हम उसे मेजर करते हैं तो उसे हम इंक्रीजिंग काइनेटिक रेट रिएक्शन मेजर के मानते हैं उसे। तो डिक्रीजिंग काइनेटिक में क्या होता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट था वो एक कलर्ड कंपाउंड होता है, जिसमें जब हम लाइट उसके अंदर फेंकेंगे तो वो कलर को एब्जॉर्ब, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट रिएक्शन में हिस्सा लेता है वैसे वैसे सबस्ट्रेट की मात्रा कम होती जाती है। और जब सबस्ट्रेट की मात्रा कम होती जाती है तो वो हमको कम से कम एब्जॉर्बेंस देना शुरू करेगा। इसको हम इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एंड पॉइंट और काइनेटिक में दो मेजर अंतर होते हैं। एंड पॉइंट पे हमने देखा था कि रिएक्शन कंप्लीट होने तक हम इंतजार करते हैं और उसके बाद हम मेजरमेंट लेते हैं एब्जॉर्बेंस का। काइनेटिक में हम रिएक्शन होने का, कंप्लीट होने का इंतजार नहीं करते। जैसे जैसे रिएक्शन चल रहा है वैसे वैसे ही हम उससे चलते रिएक्शन में ही एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि एंड पॉइंट में हम केवल एक ही बार कलर को मेजर करते हैं, लेकिन काइनेटिक रिएक्शन के अंदर हम मिनिमम दो बार रिएक्शन को मेजर करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अगर हमने एक ही बार रिएक्शन को मेजर किया तो उससे हम स्पीड नहीं पता लगा पाएंगे। मान लीजिए कि हम मोटरसाइकिल का एवरेज पता लगा रहे हैं, तो हम एवरेज पता लगाने के लिए दो बार मेजरमेंट लेंगे। एक बार जब भी हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी थी उस टाइम पे कितने किलोमीटर्स थे और कितना पेट्रोल था, और दूसरी बार जब मोटरसाइकिल पॉइंट बी पे पहुंच गई तब कितने किलोमीटर कवर किए और कितना पेट्रोल कंज्यूम किया। तो हमें दो बार पेट्रोल नापना है या दो बार हमें मेजरमेंट लेना है। इसीलिए काइनेटिक रिएक्शन में मिनिमम दो बार मेजरमेंट लिया जाता है। तो जैसे कि आप ये वाले ग्राफ में देख सकते हैं जहां पर टाइम को एक्स एक्सेस पे प्लॉट प्लॉट किया है और एब्जॉर्बेंस को वाई एक्सेस पे प्लॉट किया है। तो क्योंकि सबस्ट्रेट हमारा कलर्ड कंपाउंड है या सबस्ट्रेट वो कंपाउंड है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसकी वजह से जब रिएक्शन शुरू होता है तो सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट अवेलेबल होता है, इसीलिए हमें एब्जॉर्बेंस भी ज्यादा मिलती है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, जैसे जैसे रिएक्शन चलता है, वैसे सबस्ट्रेट कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के अंदर, तो सबस्ट्रेट की मात्रा कम हो जाती है। तो जब सबस्ट्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो हमें ऑब्वियसली उसकी एब्जॉर्बेंस भी कम मिलेगी। इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन में हम देखते हैं कि ग्राफ हमारा नीचे के डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड करता है। इसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। तो जब हम दो बार मेजरमेंट लेंगे एब्जॉर्बेंस का, तो पहला वाला जो मेजरमेंट होता है उसे कहते हैं ओडी नंबर वन, और दूसरा वाला जो मेजरमेंट लेंगे उसे हम कहते हैं ओडी नंबर टू। ओडी नंबर वन और ओडी नंबर टू के बीच के डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, तभी जाकर के हमें पर मिनट चेंज इन एब्जॉर्बेंस मिलता है। फ्रेंड्स, हमें यह ध्यान देना है कि ये दोनों जो मेजरिंग पॉइंट है ये रिएक्शन के लॉग फेज में ही होने चाहिए। हम रिएक्शन के लैग फेज में एब्जॉर्बेंस नहीं लेते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग काइनेटिक रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स हैं डिक्रीजिंग काइनेटिक के, जैसे कि एसजीओटी एस्टिमेशन, एसजीपीटी एस्टिमेशन या एलडीएच के एस्टिमेशन। इन एंजाइम एक्टिविटी को पता लगाने के लिए हम डिक्रीजिंग काइनेटिक के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। उसकी विपरीत, अगर हम सबस्ट्रेट के रिडक्शन को मेजर नहीं कर रहे हैं,
अगर हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन को मेजर कर रहे हैं तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर प्रोडक्ट जो होता है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, सबस्ट्रेट लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसीलिए जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे सबस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा बनता जाएगा। तो इसीलिए आप ये राइट साइड वाले ग्राफ की तरफ ध्यान दे सकते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ था उस समय पे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ था, क्योंकि सारा का सारा सबस्ट्रेट के रूप में था, प्रोडक्ट के रूप में था ही नहीं कुछ भी। तो इसीलिए हमारी एब्जॉर्बेंस एकदम कम होती है। और जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, तो जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ता है तो उसकी एब्जॉर्बेंस भी बढ़ जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम, फॉर एग्जाम्पल जैसे सीके नैक का एस्टिमेशन हो गया, या सीके एमबी का एस्टिमेशन हो गया, या गामा जीटी का एस्टिमेशन हुआ, या अल्कलाइन फॉस्फेटेस का एस्टिमेशन हुआ। ये एंजाइम एक्टिविटी को जब हम पता लगाते हैं तो हम प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को मेजर करते हैं। इसीलिए यहां पर हमें ग्राफ इंक्रीजिंग के डायरेक्शन में मिलता है। अब किस तरीके से मशीन एंजाइम की एक्टिविटी पता लगाती है, यहां पर भी जैसे कि एंड पॉइंट में मशीन ने फैक्टर कैलकुलेट किया था, यहां पर भी मशीन फैक्टर को कैलकुलेट करती है। यहां पर फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जहां पर नोन वैल्यू जो है हमारी सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट, उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड किया जाता है डेल्टा एब्जॉर्बेंस से। जैसे कि पहले हमने देखा था केवल एब्जॉर्बेंस से उसको कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड किया था। यहां पर एक एब्जॉर्बेंस तो हम नहीं मेजर कर रहे हैं, हम दो एब्जॉर्बेंस को मेजर कर रहे हैं। तो यहां पर हम चेंज इन एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं, ओडी नंबर 2 माइनस ओडी नंबर 1। हम ये चेंज इन एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं। तो अगर हमारा डिक्रीजिंग काइनेटिक वाला ग्राफ है, यहां पर ओडी नंबर 2 ओडी नंबर 1 से कम होगी। मान लीजिए ओडी नंबर 1 थी 1.2 और ओडी नंबर 2 आई 0.8, तो ओडी नंबर 2 माइनस ओडी नंबर 1 आएगी -0.4। यहां पर हम माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं और हम फॉर्मूला में केवल 0.4 को ही लिखते हैं। मशीन भी यही काम करती है। तो जो हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन था डिवाइडेड बाय उसका 0.4, जो चेंज इन एब्जॉर्बेंस है, उस चेंज इन एब्जॉर्बेंस को यूज करते हुए वो बियर लैम्बर्ट लॉ को अप्लाई करके एंजाइम की एक्टिविटी पता लगाती है कि एंजाइम ने पर मिनट इतने सबस्ट्रेट को कंज्यूम किया, या फिर एंजाइम ने पर मिनट इतना प्रोडक्ट को फॉर्म किया। इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं काइनेटिक रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि एंड पॉइंट में हम रिएक्शन पूरा होने का इंतजार करते हैं और फिर एब्जॉर्बेंस लेते हैं, और एब्जॉर्बेंस एक ही बार लेते हैं। काइनेटिक में हम रिएक्शन पूरा होने का इंतजार नहीं करते, हम चलते रिएक्शन में एब्जॉर्बेंस लेते हैं और मिनिमम दो एब्जॉर्बेंस लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी का ही एक थोड़ा अल्टरनेटिव है जिसे फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन कहते हैं। फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन का मतलब यह है कि अगर मैं पुराने वाले ग्राफ पे वापस जाऊं, मान लीजिए ये इंक्रीजिंग काइनेटिक वाले ग्राफ को हम एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी करते हैं। ये ग्राफ लॉग फेज वाला ग्राफ है। यहां पर हम लैग फेज के रीडिंग को नहीं मेजर कर रहे हैं। तो जितना डिले टाइम हमें देना है उतने डिले टाइम के बाद ही जो रीड टाइम है हमारा, उसमें ये ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। मान लीजिए हमारा डिले टाइम था एग्जाम्पल के तौर पे 30 सेकेंड्स, और हमारा रीड टाइम है 120 सेकेंड्स। मतलब कि पहली जो रीडिंग हम लेंगे वो 30 सेकेंड पे लेंगे, और दूसरी जो रीडिंग हम लेंगे वो 150 सेकेंड पे लेंगे। अगर हमारे पास में ये सुविधा अवेलेबल है कि हम 30 और 150 का रीडिंग को चेंज कर सकते हैं, हम 40 और 160 भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि वो लॉग फेस में ग्राफ है। तो ये फ्रीडम जहां पे हमारे पास अवेलेबल होती है इसको हम कहते हैं काइनेटिक रिएक्शन। लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जहां पर हमारे पास ये फ्रीडम अवेलेबल नहीं होती। अगर पैक इंसर्ट में लिखा गया है कि पहली रीडिंग 30 सेकेंड पे लेनी है और दूसरी रीडिंग 120 सेकेंड पे लेनी है, तो हमें 30 और 120 सेकेंड को फिक्स करना होता है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते।
तो जब हम दो मेजरिंग पॉइंट को चेंज नहीं करते हैं लॉग फेज के अंदर, उस टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन। इसे टू पॉइंट काइनेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन लॉग फेज के अंदर अगर हमारे दो मेजरिंग पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो लॉग फेज के अंदर ही है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं काइनेटिक रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन भी एक प्रकार का काइनेटिक रिएक्शन ही है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो दो मेजरिंग पॉइंट्स है, वो दो मेजरिंग पॉइंट हमारे फिक्स होते हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। उसका कारण ये होता है, जैसे कि हमने ये ग्राफ में देखा, ये ग्राफ का जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लीनियर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस एक स्पीड, एक कांस्टेंट से ही इंक्रीज होता है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर ये जो ग्राफ है ये लीनियर नहीं होता, ये बिल्कुल एक बेल की तरह होता है इस तरीके से। उसे हम कहते हैं पैराबोलिक ग्राफ। तो जब ग्राफ हमारा पैराबोलिक हो जाता है तो हम मेजरिंग पॉइंट्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड ऑफ रिएक्शन अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो जाती है। इसीलिए ये दो पॉइंट्स हमारे बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो जैसे कि क्रिएटिनिन एस्टिमेशन है, यूरिया एस्टिमेशन है, ये पैराबोलिक ग्राफ फॉलो करते हैं, ये लीनियर ग्राफ फॉलो नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर हमारे दो मेजरिंग पॉइंट्स बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को हम फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो द्वारा आपको ये तीनों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए होंगे कि एंड पॉइंट क्या होता है, और क्यों हम रिएक्शन खत्म होने के बाद ही मेजरमेंट लेते हैं, और क्यों हम केवल एक ही बार मेजरमेंट लेते हैं। काइनेटिक में क्यों हम रिएक्शन खत्म होने का इंतजार ही नहीं करते, हम चलते रिएक्शन में क्यों रीडिंग लेते हैं, और क्यों हम मिनिमम दो रीडिंग लेते हैं। फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन में क्यों हम हमारे दोनों मेजरिंग पॉइंट्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके कोई सवाल है या अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। इससे हमारे आने वाले फ्यूचर वीडियोस को बेहतर करने के लिए हमें मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और मैं आपको अगले वीडियो में वापस मिलूंगा।